जीवन मूल्य को सिखाने वाला कोई अलग विद्यालय नहीं बना है। जीवन में कभी आवश्यकता पड़े और कोई हमारी मदद करे तो उससे इस परोपकार की चर्चा अवश्य करनी चाहिए। इस नश्वर जीवन को अर्थ मिल जाएगा। परोपकार से बढ़कर कोई दूसरा धर्म इस संसार में नहीं है। नमस्कार, मैं हूं अर्चना त्यागी और आज प्रस्तुत कर रही हूं श्रीमती सुशीला भंडारी जी द्वारा लिखित एक कहानी जिसका शीर्षक है वट वृक्ष। प्रस्तुत करती हूं उनकी यह सार्थक कथा वट वृक्ष। रमन ने जब लैपटॉप खोला तो नीट की परीक्षा का परिणाम दिखा। वह रोल नंबर लेकर आया और परीक्षा का परिणाम देखने लगा। देखते देखते एक जगह उसकी आंखें रुक गईं। उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने दूसरी बार रोल नंबर का मिलान किया। रोल नंबर तो उसका ही था। उसने कोई ट्यूशन नहीं लिया था, कोई कोचिंग नहीं की थी, अपने आप ही पढ़ता था। इसलिए उत्तीर्ण होने की आशा छोड़ दी थी। उत्तीर्ण होने की उसे इतनी खुशी हुई कि जैसे कोई गढ़ जीत लिया हो। वह उछलने लगा। मां, मां, चिल्लाने लगा। मां, क्या है? मैं परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। उसकी आवाज सुनकर घर के सब लोग दौड़कर आ गए। मां ने उसे गले से लगा लिया। पिताजी ने उसके सिर पर हाथ फेरा। घर में जैसे खुशियों की लहर दौड़ गई। जैसे जैसे लोगों को पता चला वैसे वैसे बधाई देने आने लगे। मोबाइल पर भी बधाई संदेश आने शुरू हो गए। 2 दिन पश्चात घर की घंटी बजी। रमन ने दरवाजा खोला। उसके पिताजी के मित्र आए थे। उसने कहा, अंकल, पिताजी माताजी तो बाहर गए हुए हैं। अंकल बोले, कोई बात नहीं बेटा, मैं तो तुमसे मिलने के लिए आया हूं। वे अंदर बैठ गए। रमन ने उनके पांव छुए। उन्होंने रमन को मिठाई का डिब्बा दिया। रमन ने कहा, नहीं अंकल, मिठाई की कोई आवश्यकता नहीं है। अंकल बोले, इसके तो तुम हकदार हो, और मुस्कुराने लगे। रमन के उदास चेहरे को देखकर वे भांप गए कि कुछ बात है जो रमन छुपा रहा है। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, पर तुम्हारे मुख पर उदासी क्यों है? वह कुछ नहीं बोला, पर उनके आग्रह करने पर रुआंसा होकर कहने लगा, मेरे पिताजी ने साफ कह दिया कि तुम मेडिकल में प्रवेश नहीं ले सकते हो, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं डॉक्टर बन पाऊं। कुछ देर के लिए स्तब्धता छा गई। फिर थोड़ा सोचकर अंकल बोले, हर समस्या का समाधान होता है, तुम चिंता मत करो। तुम मेडिकल में प्रवेश अवश्य लोगे। मैं तुम्हें ऐसी जगह लेकर जाऊंगा जहां तुम्हारी फीस का इंतजाम हो जाएगा। कल 10 बजे मेरे साथ चलना, तैयार रहना। दूसरे दिन वह आए और रमन को एक बंगले में लेकर गए, जहां कुछ लोग और आए हुए थे। सब अपनी अपनी आर्थिक समस्या लेकर आए थे। वहां एक महाशय बैठे हुए थे। वह सबके नाम लिख रहे थे। रमन ने भी अपना नाम लिखा दिया। रमन का जब नाम पुकारा गया तो वह साहब के कमरे में गया। साहब को नमस्कार किया। साहब ने बैठने का इशारा किया। उसके अंक देखकर बहुत प्रभावित हुए। साहब ने कहा, मैं तुम्हारी पूरी पढ़ाई तक फीस भर दूंगा, पर मेरी एक शर्त है, तुम हमेशा उत्तीर्ण होते रहना, अन्यथा फीस बंद कर दी जाएगी। रमन ने सिर हिलाकर हामी भर दी। साहब ने कहा, तुम मेरे अतीत के बारे में जानना चाहोगे? रमन बोला, जी हाँ, मेरा नाम पंकज है। मैं एक साधारण परिवार से हूँ। मेरे पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। स्कूल की फीस भी बड़ी मुश्किल से दे पाते थे। मैं पढ़ लिख कर नौकरी करना चाहता था ताकि घर की आर्थिक स्थिति सुधार सकूं। मैं पढ़ाई में जी जान से मेहनत करता था। हमेशा कक्षा में अव्वल आता था। हमेशा सादगी से रहता था। मेरा कोई मित्र नहीं था। इस तड़क भड़क के जमाने में सादगी से रहने वाले को कौन पूछता है? मेरी योग्यता को देखकर सभी अध्यापक मुझसे प्रसन्न रहते थे। कक्षा अध्यापक जी का तो मैं प्रिय शिष्य था। उनके प्रयास से मुझे छात्रवृत्ति मिल गई, जिससे मुझे आगे पढ़ने में सहायता मिली। मेरी मेहनत रंग लाई और मुझे प्रथम आने के कारण स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ।
प्रथम आकर स्वर्ण पदक प्राप्त करके मैं और भी आगे पढ़ना चाहता था और एक अच्छी नौकरी तलाश कर रहा था। मेरी योग्यता को देखकर सेठ दयाराम जी ने मुझे अपनी दुकान में रख लिया। मैं पूरे मोहल्ले का चहेता बन गया। जब कोई बच्चा नहीं पढ़ता तो सब कहते, तुम्हें पंकज जैसा बनना है तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। मैंने लगन और मेहनत से कार्य किया। मेरे कार्य से सेठ जी बहुत प्रसन्न थे। एक बार मुंबई से सेठ जी के एक मित्र आए। वह 3 दिन तक उनके यहाँ रुके। मेरे काम से प्रभावित होकर उन्होंने सेठ जी से कहा, दया, मैं तुझसे कुछ मांगना चाहता हूँ, क्या तू देगा मुझे? दयाराम बोले, कैसी बात करता है तू? भला मैं तुझे मना करूंगा क्या? बता तो सही। मित्र ने कहा, तुम्हारे यहाँ पंकज कार्य करता है, उसे मैं अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। मैं अपनी फैक्ट्री में उसे लगाऊंगा। यह सुनकर दयाराम जी को झटका लगा, पर तुरंत संभल कर बोले, पंकज यदि जाना चाहे तो मैं मना नहीं करूंगा। उनके बीच में जो बातें हुई थीं वह मैंने सुन ली थी। सेठ जी ने मुझे बुलाया और अपने मित्र की बात मेरे सामने रखी। पहले तो मैंने आनाकानी की, परंतु सेठ जी ने समझाया कि वहां जाने पर तुम बहुत उन्नति कर सकते हो। सेठ जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। मैंने कहा कि मैं कल सोचकर जवाब दूंगा। घर जाकर मैंने अपने माता पिता से यह बात कही। उन्होंने कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी हो वैसा कर लो, जाऊं या नहीं जाऊं। इसी उधेड़ बुन में रात को मुझे नींद नहीं आई। आखिर मैंने तय कर लिया कि मुझे जाना है। दूसरे दिन मैंने अपना निर्णय सेठ जी को सुना दिया। सेठ जी ने अपने मित्र को बताया। मैं सेठ जी के मित्र के साथ मुंबई चला आया। किस्मत का पता नहीं कब रूठ जाए, कब उदय हो जाए। फैक्ट्री में मेरी नियुक्ति हो गई और अच्छा वेतन मिलने लगा। मैं कुछ रुपये घर भी भेजने लगा। संयोग से मेरे आने के बाद फैक्ट्री बहुत अच्छी चलने लगी। मेरी कार्य क्षमता को देखकर मुझे मैनेजर बना दिया गया और मेरा वेतन भी बहुत अच्छा हो गया। सब कुछ ठीक चल रहा था। अकस्मात एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे परिवार को हिला दिया। मेरे छोटे भाई की कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। इसका मुझे बहुत बड़ा धक्का लगा। बहुत समय तक मैं सदमे में रहा। सामान्य होने में कई दिन लग गए। एक घटना ने बुद्ध के जीवन को परिवर्तित कर दिया था। मेरा जीवन भी इस घटना से परिवर्तित हो गया। मेरे मन में विचार आया, जीवन नश्वर है, कभी भी नष्ट हो सकता है, और यह भी सत्य है कि खाली हाथ आए और खाली हाथ जाना है। मुझे अपने धन का सदुपयोग करना चाहिए। मैंने परोपकार करना शुरू कर दिया। इससे मुझे आनंद का अनुभव हुआ। मैंने तो केवल इसका बीज बोया था, पर ईश्वर की कृपा से वट वृक्ष हो गया। मैंने तुम्हें यह इसलिए बताया कि सक्षम होकर तुम्हें भी परोपकार करना है। तुम्हारी आर्थिक सहायता से कितने ही लोगों का जीवन उन्नत हो सकता है। दान दिया धन नहीं घटे। साहब, मुझे यहाँ आकर यह शिक्षा मिली है कि धन को अलमारी, तिजोरी, पेटी में रखने की बजाय जरूरतमंदों को दे देना चाहिए। जब समय पर उनको सहायता मिलती है, उनके हृदय में आनंद समा जाता है। आपने मेरी मदद की, मेरा हृदय खुशियों से भर गया। आपका बहुत बहुत आभार। यह थी सुशीला भंडारी जी द्वारा लिखित एक कहानी, वट वृक्ष। मैं आशा करती हूँ मेरी आवाज में यह प्रेरक कहानी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अन्य साहित्य प्रेमियों के साथ साझा भी अवश्य करें। ऐसी ही और कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मैं अर्चना त्यागी अब आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ, बेहतरीन कहानियों के सफर में। धन्यवाद। अगर आपको रचना पसंद आती है तो लाइक्स और कमेंट्स ज़रूर करें और शेयर कीजिए।